डिजीज ऑफ टीथ यानी कि दांतों की बीमारियां। डिजीजेज ऑफ टीथ यानी कि दांतों की बीमारियां। इसमें इस लेक्चर को पढ़ने से पहले, इस लेसन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी इसकी प्रस्तावना बांधनी पड़ेगी। प्रस्तावना का मतलब यह है कि एक माहौल सा बनाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसकी प्रस्तावना नहीं बांधेंगे तो ये हमें मुश्किल ही लगता रहेगा। इसको आसान बनाने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा इसकी प्रस्तावना बांधी जाए और इसको समझने के लिए इसकी एक भूमिका तैयार की जाए। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, नोट्स में मैंने ऊपर लिखा है पेज नंबर 370 यानी कि 370 पे मर्ज। मर्ज के बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा है एक वचन, यानी कि मर्ज एक वचन है जिसका मतलब होता है बीमारी। बीमारी को मर्ज कहते हैं, एक वचन है। अमराज, अमराज क्या हुआ, बहुवचन है, बीमारियां। ठीक है, मर्ज बीमारी, अमराज बीमारियां। अमराज असनान या अमराज असनान, अमराज के मैंने बीमारियां हो गई, असनान कहते हैं दांतों को, दांतों की बीमारियां। इन शब्दों को मैं आपको, यूनानी के ये शब्द हैं, इनको आपको मैं इनसे इनका परिचय करा रहा हूं ताकि आप इस लेसन को बखूबी पढ़ें और बहुत अच्छा पढ़ें। अमराज असनान, अमराज के मैंने बीमारियां, असनान के मैंने दांत, एक से ज्यादा दांत, दांतों की यानी कि दांतों, दांतों की बीमारियां। अब सिन, एक शब्द है सिन। सिन के मायने होता है, जब हम उमूर तबैया पढ़ रहे थे तो वहां पे सिन तफूलत, सिन कहूलत, सिन शैखूखत, ये सब चीजें थी। तो वहां सिन का मतलब है उम्र यानी कि एज। वहां सिन का मतलब उम्र यानी कि एज है। ठीक है, बचपना, जवानी, अधेड़, बुढ़ापा। सिन, सिन का मतलब वहां उम्र है। यहां सिन का मतलब दांत है। ठीक है, ये एक वचन है यानी कि एक दांत। सिन का मतलब एक दांत यानी कि टूथ। और असनान सिन से बना है, असनान। सिन एक दांत को कहेंगे, असनान एक से ज्यादा दांतों को कहेंगे, बहुवचन को। ठीक है जी। अब मर्ज एक बीमारी, अमराज बहुत सारी बीमारियां। सिन एक दांत, असनान बहुत सारे दांत। अमराज असनान यानी कि दांतों की बीमारियां, दांत की बीमारी नहीं, दांतों की बीमारियां। ठीक है, ये चीज आपको समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसको समझने के बाद आपको ये पूरा लेसन समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, देखिए। एक थे, एक तबीब हुए, एक फलसफी हुए जिन्हें कहते हैं अबू तिब। अबू के माने होते हैं अब्बू यानी कि पिताजी, बाप। ठीक है, तिब यानी कि तिब का मतलब डॉक्टरी यानी कि डॉक्टरी के बाप। इन्हें तकरीबन सभी लोग डॉक्टरी के बाप मानते हैं। और इनको यूनानी में बुकरात कहते हैं और इंग्लिश में हिप्पोक्रेट बोलते हैं। जो एलोपैथी है, जो इंग्लिश मेडिसिन है, उसमें इनको हिप्पोक्रेट बोलते हैं, यूनानी में इनका नाम बुकरात है। ये वो तबीब हैं, वो बड़े फलसफी हैं जिनको तिब का बाप कहा गया है। ठीक है, अब ये जो बुकरात हैं, जो बुकरात से बाद बाद के तबीब हैं, जो इनके बाद दुनिया में आए, वो सब कहलाते हैं नए तबीब। और जो बुकरात से पहले पहले के तबीब हैं वो सब कहलाते हैं कदीमी तबीब या पुराने तबीब। कदीम पुराने को कहते हैं पुराने तबीब। जो बुकरात से बाद के हैं वो नए जदीद तबीब यानी कि नए तबीब। और जो बुकरात से पहले के हैं वो कदीम यानी कि पुराने तबीब। अब मसला ये है, जो बुकरात से पहले के तबीब थे उनका मानना ये था कि हम किसी को भी डॉक्टरी नहीं सिखाएंगे। क्यों था उनका ऐसा मानना? उनका मानना इसलिए था, वो ये समझते थे अगर हमने सबको ये चीज सिखा दी तो कई नालायक लोग ऐसे आ जाएंगे जो इस काम को जो है बिजनेस बना लेंगे और पैसा कमाने का जरिया बना लेंगे। तो पहले जो तबीब थे, कदीम तबीब, जो पुराने तबीब थे, पुराने फलसफी थे, पुराने अतिब्बा थे, वो ये समझते थे कि ये जो फन है, ये जो काम है, ये हमारे ही खानदान के पास रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये हमारे खानदान से निकल के बाहर गया तो दुनिया इसे बिजनेस बना लेगी। और हमने जो है इसको इबादत यानी कि पूजा यानी कि सेवा बनाया हुआ है। उनका मानना क्या था कि हम तो इसको सेवा भाव से कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो इसको सेवा भाव से नहीं कर पाएंगे। तो जो बुकरात है, बुकरात एक तरीके से एक
दीवार हैं या एक शख्सियत हैं, जिनसे जो बाद में पैदा हुए, जो इनके बाद पैदा हुए सब जदीद तबीब यानी कि नए तबीब, और जो इनसे पहले के हैं वो कदीम तबीब यानी कि पुराने। कदीम पुराने को कहते हैं, जदीद नए को कहते हैं। यानी कि जो पहले हैं वो पुराने, और जो इनसे बाद के हैं वो नए तबीब। तो ये चीज है। अब इसमें जो दांतों की जो तबाबत है, जो दांतों को हम यूनानी में पढ़ते हैं, इसमें जदीद और कदीम यानी कि पुराने तबीब और नए जो तबीब हैं, इनके जो फंडामेंटल हैं, इनका जो मानना है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसलिए आज यहां पर मैंने नए तबीब और पुराने तबीबों के मामले पे रोशनी डाली, यानी कि आपके सामने इसको रखा। अब इसको आप ऐसे समझ समझ लीजिए, पुराने समय में यानी कि पुराने तबीब, ठीक है, पुराने समय के अतिब्बा यानी कि अतिब्बाए कदीम, पुराने, कदीम कहते हैं पुराने को, और फलासफा के अनुसार दांत हड्डी की एक किस्म है। जो बुकरात से पहले के थे, जो पुराने तबीब थे, जिनको अतिब्बाए कदीम भी कहते हैं, उनका मानना यह था ये जो दांत है ये एक हड्डी है। यानी दांत हड्डी होती है और बेहिस यानी कि सेंसलेसनेस। क्या मतलब? यानी कि इसमें महसूस नहीं होता। पुराने तबीब जो थे, अतिब्बाए कदीम जो थे, कदीम का मैंने पुराना, अतिब्बा तबीब की जमा है, इन उनका मानना ये था, आप डॉक्टर ही कह सकते हैं, यूनानी डॉक्टर तबीब को। तो उनका मानना ये था कि दांत जो है वो एक हड्डी है और इसके अंदर महसूस महसूस नहीं होता कुछ भी, ठीक है, और बेहिस होते हैं। यानी कि अगर इसमें कुछ भी होगा तो इसमें दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, इनके अंदर अंदर महसूस नहीं होता है। ये जो अतिब्बाए कदीम था उनका नजरिया, यानी कि उनका सिद्धांत था, उनका मानना था। इसीलिए मैंने यहाँ पे आज आपको अतिब्बाए कदीम यानी कि पुराने तबीब, पुराने अतिब्बा, और अतिब्बाए जदीद यानी कि नए जो तबीब हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताया, ताकि आप इस चीज को समझ लें। अब जो नए अतिब्बा थे, अतिब्बाए जदीद, जदीद के मायने होते हैं नए के, उनको नए फलासफा और अतिब्बा यानी कि अतिब्बाए मुताखिरीन, मुताखिरीन भी अतिब्बाए जदीद को ही कहते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए आप लोग। अतिब्बाए जदीद यानी कि जो नए तबीब हैं, नए अतिब्बा हैं, उन्हीं को अतिब्बाए मुताखिरीन कहा जाता है। उनके अनुसार दांत के अंदर अंदर महसूस होने की पावर होती है, यानी कि दांत के अंदर महसूस होता है, सेंस होता है, सेंसिटिविटी होती है, यानी कि दांत के अंदर महसूस होता है। जो नए तबीब हुए बुकरात के बाद के, उनको अतिब्बाए मुताखिरीन भी कहा जाता है, उनको नए तबीब और जदीद तबीब भी कहा जाता है। तबीब और अतिब्बा एक ही चीज है। तबीब एक तबीब को बोलते हैं, अतिब्बा बहुत सारे तबीबों को बोलते हैं। कि उदाहरण के तौर पर शेख, शेख जो है वो नए तबीबों में से है। जालिनूस जो है वो भी नए तबीबों में से है, ये भी बुकरात के बाद आए। और साबित बिन कर्रा ये भी नए तबीबों में से है। ये दो तीन नए तबीबों के एग्जाम्पल दे दिए। मामला क्या है? जो पुराने तबीब हैं उनके नजदीक जो है दांत के अंदर सेंस नहीं होता है, दांत एक हड्डी है। और जो नए तबीब हैं उनके उनके अनुसार दांत के अंदर सेंस होता है, यानी कि महसूस होने वाली जो पावर है वो होती है। दांत के अंदर महसूस होने वाली पावर होती है और दांत महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों की डेफिनेशन दी गई। अब दांत दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, दूध वाले दांत, और नंबर दो, पक्के दांत यानी कि परमानेंट टीथ। जो दूध वाले दांत होते हैं वो गिनती में 20 होते हैं। ये भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि जो दूध वाले दांत होते हैं वो कितने होते हैं? वो 20 होते हैं। और जो परमानेंट टीथ यानी कि पक्के दांत होते हैं, दूध वाले दांत टूट करके जो नए दांत निकलते हैं और साथ में कुछ और दांत भी निकल जाते हैं, जो पक्के दांत होते हैं यानी कि परमानेंट टीथ होते हैं, उन वो 32 होते हैं। तो जो दूध वाले दांत होते हैं उनको असनाने लबनिया भी कहते हैं। असनान के मायने मैं आपको बता चुका हूं कि दांतों को बोलते हैं असनान। और मैंने आपको बताया था हम हमूजे हामिजे लबनी, यूरिक एसिड को बोलते हैं, ये मैं आपको गठिया में बता रहा था। और गाउट में हामिजे लबनी यानी कि खट्टा दूध। लबन के मायने दूध। अब यहां भी लबन, लबनिया के मायने दूध के हैं, यानी कि असनाने लबनिया। असनान के मायने, असनान दांतों को कहते हैं, लबनिया दूध से संबंधित किसी चीज को कहते हैं। यानी कि दूध के दांत कितने होते हैं? 20। और इनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं।
दूध के दांत भी बोलते हैं। अब नंबर 2 क्या होगा, पक्के दांत। पक्के दांत यानी कि परमानेंट टीथ, जो एक बार निकलने के बाद पूरी जिंदगी के लिए निकल जाते हैं, और जब बुढ़ापे में वो गिर जाते हैं फिर कोई दांत वांत नहीं निकलते, आदमी जो है बगैर दांतों का हो जाता है। ठीक है। जो पक्के दांत हैं, पक्के दांतों का जो मामला है, पक्के दांत 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, सेंट्रल इंसिजन, यानी कि ये जो सामने वाले 2 दांत होते हैं, बिल्कुल एकदम सामने ऐसे बोर्ड की तरह, ये जो सामने दो, इनको सेंट्रल इंसिजर बोलते हैं। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। बच्चे को सबसे पहले यही निकलते हैं, नीचे वाले 2 दांत निकलते हैं, सेंट्रल इंसिजर। ये भी सवाल कई बार पूछ लिया था, बच्चे को सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं, सेंट्रल इंसिजर लोअर साइड, नीचे के 2 दांत सबसे पहले बच्चे को निकलते हैं। ठीक है। तो ये जो 2 ऊपर और 2 सामने, बिल्कुल जो एकदम सामने हैं, जैसे खरगोश के दांत नहीं होते, ये इनको बोलते हैं सेंट्रल इंसिजर। उसके बाद एक एक इस साइड में, एक इस साइड में, ऊपर भी नीचे भी होते हैं, उनको बोलते हैं लेटरल इंसीजर। एक सेंट्रल इंसीजर हो गए दो, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 सामने। एक हो गए लेटरल इंसीजर, यानी कि उनके बराबर वाले, एक राइट साइड ऊपर, ठीक है, एक राइट साइड नीचे, एक लेफ्ट साइड ऊपर, एक लेफ्ट साइड नीचे। तो इन दोनों के बराबर में जो एक एक दांत है, उनको बोल दिया लेफ्ट इंसीजर। उसके बाद फिर एक किले होते हैं एकदम खड़े दांत, ठीक है, उनको बोलते हैं कैनाइन। उसके बाद होती है जाड़े शुरू हो जाती हैं, जाड़ या दाढ़, इनको जाड़ भी बोलते हैं, दाढ़ भी बोलते हैं, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बोलते हैं। किताब में दाढ़ लिखा हुआ है, और कई जगह देहात में या कई जगह शहरों में भी जाड़ बोलते हैं। अब जो दाढ़ होती है, दाढ़ 2 तरह की होती है, एक मोलर, एक प्रीमोलर। ठीक है। और दाढ़ को अजरास भी बोलते हैं, दाढ़ को अजरास भी बोलते हैं। और दाढ़ जो होती है 2 तरह की होती है, एक मोलर, एक प्रीमोलर। ठीक है। जो मोल, अब इनका मैं यूनानी नाम बता रहा हूं, थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा आप, इनको देखना जरूरी है, क्योंकि सवाल जो है वैसे तो जो आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन एग्जामिनर का भी दिमाग होता है भाई, क्या पूछ बैठे। तो सेंट्रल इंसिजर, जो ये सामने दांत होते हैं, इनको बोलते हैं सनाया, यूनानी में सनाया। जो बराबर में एक इधर एक इधर, ऊपर नीचे, मतलब एक इधर ऊपर एक नीचे, एक इधर ऊपर एक नीचे, तो इनको बोलते हैं रुबाई। जो लेटरल इंसीजर है उनको बोलते हैं रुबाई। उसके बाद ये जो कीले हैं, एक इधर होता है, ये लंबा लंबा सा, एक इधर एक इधर एक इधर। ठीक है। कई जानवरों में ये जो कैनाइन है, ये बहुत खूंखार नजर आते हैं, बड़े बड़े नजर, जैसे कुत्ते में अगर कभी आप, कुत्ता अगर कभी मुंह खोल के दिखाए, गुस्से में घुर रहा है, तो उसमें आप देखोगे कि उसके लंबे वाले जो दांत होते हैं वो कैनाइन होते हैं, इनका काम होता है फाड़ना। ठीक है। तो जो कैनाइन होते हैं, कैनाइन इंसान के अंदर भी है, जो कैनाइन है, कैनाइन को यूनानी में अनियाब बोलते हैं, अनियाब। उसके बाद दाढ़ शुरू हो गई, दाढ़ को या जाड़ को यूनानी में अजरास बोलते हैं। दाढ़ 2 तरह की है, एक मोलर, एक प्रीमोलर। प्रीमोलर जो पहले होती है और मोलर बाद में होती है। और प्रीमोलर को चक्की बोल देते, प्रीमोलर को तवाहन बोलते हैं, तवाहन। और मोलर को चक्की बोलते हैं। इनके नाम आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक, अब इसको ऐसे समझ लीजिए, जो सेंट्रल इंसीजर है, दो ये दो ये, कितने हो गए, 4। जो लेटरल इंसीजर है, यानी कि 1 2 3 4, ये भी 4 हो गए। जो कैनाइन है, कैनाइन 1 2 3 4, ये जो लंबे वाले होते हैं, ये भी 4 हो गए। लेकिन जो दाढ़ है, दाढ़ का क्या काम है, 2 इधर हुई ऊपर, 2 इधर ऊपर, 4। फिर 2 2 इधर, 2 नीचे, 2 इधर, 8 हो गई। तो 8 तो हो गई मोलर, और 8 हो गई प्रीमोलर, यानी कि 16 तो इंसान के अंदर क्या हो गई, दाढ़। ठीक है। और बाकी 16 दांत कौन से हो गए, सेंट्रल इंसीजर सामने वाले, लेटरल इंसीजर उनके बराबर वाले, और कैनाइन यानी कि लंबे। तो 16 और 16 कितने हो गए, 32। तो इस तरीके से 32 दांत हो गए। इनको ऐसे ही याद रखना है। इसको आप जो है बाद में अच्छे से वीडियो देखेंगे और इनको समझेंगे और इनको याद करेंगे, क्योंकि बहुत इजी सा सवाल पूछते हैं, ज्यादा दिमाग को घुमाते नहीं है, और बड़ा आसानी से उसको कर देते हैं। ये सवाल खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए इसको, मतलब ये जैसे ही सवाल पूछे, अच्छा इसका ये है, मतलब आंख बंद करके भी नहीं लगाना। कभी भी कितना भी आपको लगे कि मैं इस सवाल को लगा दूं, उसको जब तक पूरा ना पढ़ो उसको लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार आप सही होते हैं उसके बावजूद भी सवाल गलत हो जाते हैं, इसलिए सवाल को हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए। जी। अब
बीमारियां शुरू होती हैं, दांतों की बीमारियां जो हैं, सबसे पहले दांतों में जो है दांतों का दर्द। ठीक है। वजह कहते हैं दर्द को, स्नान कहते हैं दांत। वजह स्नान या वजह उल स्नान, वजह स्नान या वजह उल स्नान, उल ऐसे ही लगा देते हैं। ठीक है। ये एक अरबिक फंडामेंटल है, इसको ऐसे ही लगा देते हैं। उल का कोई खास मायना नहीं है, आप इसको याद रखिए ऐसे, वजह के मैंने दर्द, स्नान के मैंने दांतों, यानी कि दांतों का दर्द। क्योंकि अगर आप उल के चक्कर में पड़ोगे, उल तो अपनी जगह सही है यहाँ पे, लेकिन आप उल को थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिए, साइलेंट कीजिए, और वजह और स्नान को समझिए, ताकि आप इसको समझने में आपको आसानी हो जाए। ये जो है ट्रांसलेशन का तरीका है उल लगाने का। आप उल पे ध्यान मत दीजिए, आप वजह पे ध्यान दीजिए और स्नान पे ध्यान दीजिए। इस तरीके से आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। तो वजह उल स्नान, उल को छोड़ दीजिए, वजह स्नान याद रखिए। वजह के मैंने दर्द, स्नान के मैंने दांतों, यानी कि दांतों का दर्द। टूथ एक, इंग्लिश में बोलते हैं टूथ एक। अब दांतों में दर्द होना, इसका मतलब क्या हुआ? दांतों में दर्द होना। कॉज, कारण क्या है इसका? कारण देख लीजिए। जो इसका पहला कारण है वो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना। एबनॉर्मल गर्मी वर्म के साथ, दांत का जो दर्द का वजह बताई है, ये बताई है कि कोई एबनॉर्मल गर्मी हो जाती है मसूड़ों में और दांतों में। एबनॉर्मल तरीके, नॉर्मल नहीं है वो। नॉर्मल में तो फिर दर्द ही ना होना चाहिए। यानी कि जो हरारत है वो एक तरीके से एबनॉर्मल, यानी कि गलत तरीके से बढ़ रही है, और उसमें वर्म भी आ रहा है सर साथ में। एबनॉर्मल गर्मी वर्म के साथ। इसको यूनानी में कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने लिखा है एबनॉर्मल गर्मी वर्म के साथ, ये ऐसे भी आ सकता है, और इसे ऐसे भी लिख सकता है एग्जामिनर, सु मिजाज हार मा वरम। सु के मैंने एबनॉर्मल, सू के मैंने एबनॉर्मल, मिजाज के मैंने जो है टेम्परामेंट, यानी कि स्वभाव, हार के मैंने गरम, ठीक है, माँ के मैंने साथ, वरम के मैंने वरम, यानी कि एबनॉर्मल, एबनॉर्मल गर्मी वरम के साथ। सू मिजाज हार मा वरम, इसको अच्छे से याद रख लेना। हार रतब बारिद याबिस, इन चारों को हिंदी में आप अच्छे से याद रख लेना। हार के मैंने गर्मी, बारिद के मैंने ठंड, याबिस के मैंने खुश्की। ठीक है। इनको चारों को, हार रतब बारिद याबिस, याबिस के मैंने खुश्की, बारिद के मैंने ठंडी, और रतब के मैंने तरी, इन चारों को आप अच्छे से याद रख लेना। ये यूनानी के फंडामेंटल हैं। इनको याद करने से सारे मामले आसान हो जाते हैं। देखिए आपको जो है, आपको करनी है परीक्षा पास, तो आप ये मत ध्यान दीजिए ये हमारे पढ़ने का है या नहीं है। आपको तो ये है भाई नौकरी चाहिए ना, तो नौकरी के लिए पढ़ लो। ठीक है। उसके बाद भाई आप, जब आप माहौल में जाओगे वहां यूनानी होगी, तो आप अपने आप सीखते चले जाओगे बाकी चीजें। ठीक है। तो फिलहाल आप मतलब इसको, किसी भी चीज को फ्रस्ट्रेट होकर मत छोड़ना। किसी भी चीज को ये मत सोचना कि ये तो मैंने पहले पढ़ा नहीं, आपने पहले पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, जो पहली बार पढ़ेगा उसको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि उसने पहली बार, उसको लगेगा कि उसको ये चीज तो बहुत आसान है, ये तो सबसे आसान काम है। ठीक है। तो इसमें फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना। फ्रस्ट्रेट जो है ना, वो आदि आदि हार होता है फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेशन। अब पहला जो वजह है, सू मिजाज हार मा वरम, मा के माने होता है साथ में, यानी कि सू ए मिजाज हार, यानी कि एबनॉर्मल गर्मी। ठीक है। मैं वरम, वरम के साथ, सू ए मिजाज हार मैं वरम, इसको आप याद कर लीजिए। इसमें घुसिए, इससे डरोगे ये समझ में नहीं आएगा। और आप ये समझ के, जैसे कि मैं संस्कृत पढ़ता था अपने टाइम पे, ताकि नंबर अच्छे आ जाए, इसलिए आपको इसे संस्कृत समझ के इसमें घुस जाना है। आपको ये सोचना है कि मैं नंबर यहीं से लाऊंगा। ठीक है। अब दूसरी वजह क्या होती है? एबनॉर्मल ठंडक। पहली क्या है? एबनॉर्मल ठंडक वर्म के साथ। दूसरी क्या है? एबनॉर्मल ठंडक यानी कि सर्दी। सु मिजाज बारिद, बारिद ठंडे को कहते हैं। सु एबनॉर्मल, यानी कि एबनॉर्मल तरीके से ठंड बढ़ जाए, यानी कि बरूदत बढ़ जाए, यानी कि बारिद बढ़ जाए। ठीक। उसके बाद क्या है? दांतों का दागना। अगर किसी वजह से काउटराइजेशन, मैं आपको रेजिमेंटल थेरेपी में काउटराइजेशन मैंने पढ़ाया है आपको, यानी कि लोहे, सोने या चांदी किसी धातु को गर्म करके उजू, किसी उजू को दागना, ताकि वहां पे इल्तिहाब यानी कि इन्फेक्शन ना हो। अगर गलती से मान लीजिए दांत को दाग दिया, या जानबूझ के दाग दिया किसी वजह से, तो उससे भी क्या हो सकता है? काउटराइजेशन करने से, दागने से दर्द हो सकता है। अगर किसी धात को गर्म करके दांतों से टच कर दिया जाए, मैंने एकदम साधारण जबान में लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो। चौथी वजह क्या है? दांतों का उखड़ जाना या टूट जाना। मतलब ये तो दांत टूट जाए, किसी चीज में फंस गए गिर गिरा के, या फिर वो जो है उखड़ जाए। दांतों में कीड़े लग जाना, आपने सुना होगा दांतों में कीड़े लग, दांतों में कीड़े लगना, लग जाने को इंग्लिश में कैविटी फॉर्मेशन कहते हैं।
ये पांच की पांच वजह है दांतों में दर्द की। नंबर एक, एबनॉर्मल तरीके से गर्मी बढ़ जाए वर्म के साथ। नंबर दो, एबनॉर्मल तरीके से सर्दी बढ़ जाए। ठीक है। नंबर तीन, काउटराइजेशन, यानी कि गर्म चीज लग जाए, गर्म धात से किसी टच हो जाए, दांत टूट जाए, या दांत को कीड़ा खा जाए। ये पांच वजह है। और इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सूए मिजाज हार महारतब, यानी कि गर्मी इस तरीके से बढ़ रही है एबनॉर्मल तरीके से कि उसके साथ सूजन भी आ रही है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें से, इसीलिए नोट्स में मैंने इसके ऊपर डबल स्टार बनाए हैं। इसके बाद इसका इलाज क्या है? इलाज क्या है? तिर्याक स्नान। स्नान के मैंने दांत हो गए। तिर्याक उन दवाइयों को बोलते हैं, वैसे तो तिर्याक के मैंने होता है एंटीडोट। एंटीडोट कहते हैं जो किसी बीमारी को या किसी जहर को खत्म कर दे। ठीक है। तो तिर्याक स्नान यानी कि एक तरीके से दांतों के लिए दांतों की तकलीफ को खत्म करने की दवा। ठीक है। तिर्याक स्नान का इस्तेमाल दांतों के दर्द में लाभकारी यानी कि फायदेमंद है। तिर्याक स्नान एक दवाई है, उसका नाम है। तिर्याक स्नान का जो नुस्खा है, जो इसके अंदर दवाई डलती है, कई जो अतिब्बा हैं इसके अंदर पांच दवाइयां डालते हैं, कई अतिब्बा इसके अंदर छह दवाइयां डालते हैं। ठीक है। जो अतिब्बा इसके अंदर पांच दवाइयां डालते हैं वो मैंने पांच का नुस्खा लिखा है, लेकिन छठी दवाई भी मैंने अलग से बता दी है। नंबर एक, आकर करहा। नंबर दो, जुंदबे दस्तर। नंबर तीन, हींग। नंबर चार, काली मिर्च। और नंबर पांच, मियासाइला। मियासाइला। ये पांच दवाइयां हैं। इन दवाइयों को, पांचों दवाइयों को पाउडर बनाकर यानी कि फंकी बना करके जो है माजून जैसी बना लेते हैं। यानी कि क्या करते हैं, पहले इनकी कूट छान पीस करके जो है इनको छान करके फंकी बना लेते हैं। फंकी बन गई, बराबर बराबर मिकदार में ले, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें या तो शहद मिला देते हैं मुसफ्फा करके, यानी कि एक खद्दा लगा के उसमें, या फिर क्या करते हैं, चीनी का किवाम बना लेते हैं, यानी कि चीनी की चाशनी बना लेते हैं। ठीक है। उसमें फिर इस फंकी को मिला करके ऐसे टेम्परेचर पे गर्म कर देते हैं कि वो भुसे ना या सड़े ना। ठीक है। तो उससे क्या तैयार, एक चटनी तैयार हो जाती है, एक माजून तैयार हो जाती है। उसको मरीज को खिलाते हैं। कहीं कहीं पर इस नुस्खे में अफ्यून यानी कि अफीम को मिलाने के बारे में भी कुछ अतिब्बाओं ने कहा है कि अगर दांत में दर्द ज्यादा है और ये जो ऊपर दवाई है आकर करहा, जुंद बेदस्तर, हींग, काली मिर्च, मियां सायला, इनसे बनी दवाई से अगर जाड़ या दांत का दर्द नहीं जा रहा है तो उसके अंदर इतनी ही मिकदार में हम वजन इनके साथ के हिसाब से या कुछ कम मिकदार में, जैसा मरीज जो है वो बर्दाश्त कर सके, क्योंकि अफ्यून जो है सर्द खुश्क तीसरे दर्जे में होती है। ठीक है। तो अफ्यून को भी इसमें मिला लेते हैं जाड़ों या दांतों के दर्द को रोकने के लिए। जी, ये पहली बीमारी थी। उसके बाद क्या हुआ, बीमारी नंबर दो। ये जो बीमारी है इसका ज्यादातर नाम पूछते हैं क्योंकि इसमें स्नान नहीं आया। अगर किसी बीमारी में स्नान आएगा तो स्टूडेंट समझ लेगा कि ये तो दांतों की बीमारी है। इसके नाम में स्नान नहीं आया, इसलिए इस बीमारी को पूछ लेते हैं कि जरा किसकी बीमारी है। स्किन की बीमारी है यानी कि त्वचा की बीमारी है, आंख की बीमारी है, बालों की बीमारी है, दांतों की बीमारी है, जरस किसकी बीमारी है। तो चूंकि इसमें स्नान तो आया नहीं, तो जरस जरस आया तो बच्चा घूम जाता है, स्टूडेंट घूम जाता है, यार दांत की लिखूं, दांत की लिखूं, स्किन की लिखूं, बालों की लिखूं, आंख की लिखूं, पेट की लिखूं, गुर्दे की लिखूं, कुछ भी डाल दो। तो होता क्या है, जरस के मायने होता है दांतों का खट्टा हो जाना। दांतों के अंदर कई बार खटान पैदा हो जाती है, जिसको बोलते हैं रफनेस ऑफ टीथ। रफनेस यानी कि दांत जो है वो खटान पे आ जाते हैं, यानी कि उनकी जो सेंसिटिविटी होती है, उनकी जो महसूस करने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। इसको खुशूनत बोलते हैं यूनानी में। दांतों के खट्टे हो जाने को यूनानी में खुशूनत बोलते हैं, और आम भाषा बोलचाल भाषा में खुरदरापन बोलते हैं। ठीक है। ये एक बीमारी है, बीमारी नंबर दो का इसमें हमने इसको सीरियल नंबर दो पे रखा है। इसको हम पढ़ते हैं। इसमें एक पहला सवाल लिखा है मैंने क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है जरस किस उजू यानी ऑर्गन का मरज है या बीमारी है, तो मैंने जवाब में लिखा है दांतों का। ठीक है। किस किसी गर्म या सुन्न करने वाली चीजों से दांतों को खट्टा हो जाना। कोई गर्म है या सुन्न करने वाली चीज है उससे दांतों का खट्टा हो जाना, या बेहिस
बेहिस यानी कि सेंसलेस हो जाना, यानी कि महसूस वाली चीज खत्म हो जाना। ठीक है, क्या कहलाता है? जरस कहलाता है। क्या कहलाता है? जरस कहलाता है। जब इंसान की जाड़ निकालते हैं डॉक्टर्स, तो जब जाड़ के बराबर में इंजेक्शन लगाते हैं थोड़ा सा मॉडर्न के हिसाब से, तो क्या होगा? जो ठंडा ठंडा हो गया हो और मुंह बहुत ज्यादा भारी हो गया हो। ठीक है, तो खट्टा हो जाना या ठंडा हो जाना, मतलब कोई जो सुन करने वाली होती है तो वो खट्टी करने वाली खट्टी चीजें होंगी, या वो ठंडी चीजें होंगी, उनसे सेंसलेसनेस यानी कि महसूस कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब जाड़ दांत निकालते हैं तो सुन करके ही निकालते हैं, वैसे तो कोई निकलवा नहीं पाएगा, शौक वॉक में चला जाएगा, परेशानी हो जाएगी बहुत बड़ी। हार्ट का मरीज तो वैसे भी नहीं निकलवा सकता। तो खट्टी या ठंडी चीजें क्या कर देती हैं? सुन को कर देती, सुन कर देती है यानी कि सेंसलेस कर देती हैं। किसी गर्म या सुन्न करने वाली चीजों से दांतों का खट्टा हो जाना या बेहिस हो जाना, सॉरी मैं ठंडी बोली, ठंडी नहीं, एक्चुअली गर्म। किसी गर्म या सुन्न करने वाली चीजों से दांतों का खट्टा हो जाना या बेहिस होना यानी कि सेंसलेस हो जाना। ठीक है, इसको ऐसे याद रखते हैं। वो मैंने ठंडा, एक्चुअली वो मैं गर्म सोच रहा था और बोल रहा था ठंडा। जी। अब खुरदराहट, खुरदराहट कहते हैं खुशूनत को। मैंने पहले भी बोला था कि खुरदराहट खुशूनत को, रफनेस या जरस पैदा करने वाली चीजों के कारण दांतों का खट्टा हो जाना। उदाहरण के तौर पर एसिड वाली चीजें, एसिड यानी कि तेजाब वाली चीजें। तेजाब का मतलब यहाँ वो तेजाब नहीं है जो किसी के ऊपर गलती से गिर जाए और इंसान जल जाए। तेजाब का मतलब यहाँ तेजाब का मतलब खट्टी चीजों से है, खट्टे फलों से है, जैसे कि आंवला, कच्चा आम, लीमू। लीमू, नींबू को लीमू बोलते हैं। ठीक है, संतरा, मुसम्मी, ये सारी क्या चीजें हैं? ये खुरदराहट यानी कि खुशूनत पैदा करने वाली चीजें हैं। इनको तेजाबी यानी कि अम्ल वाली चीजें भी बोल देते हैं, एसिड वाली चीजें बोल देते हैं। लेकिन एसिड का मतलब वो एसिड नहीं जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, किसी के ऊपर अगर गलती से गिर गया तो जला दिया, वो नहीं। एसिड का मतलब जो है खट्टापन वाला। तो उससे क्या होता है? सेंसलेसनेस पैदा हो जाती है। नंबर 2, स्टमक से तेजाब अगर उल्टी या डकार के साथ बाहर दांतों तक आ जाए, उससे भी दांत खट्टे हो सकते हैं। पहली चीज तो ये कोई फट्टा खट्टा फल खा लिया उससे खुशूनत यानी कि खुरदरापन यानी कि सेंसलेसनेस। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं? चूंकि इंसान के पेट में भी तेजाब है जो खाने को हजम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। अगर वो कई बार उल्टी में या उबकाई में बाहर की तरफ आ जाए और मुंह भर जाए, तो जाहिर सी बात है वो दांतों को भी टच करेगा। तो जब वो दांतों को टच करेगा, दांतों तक पहुंचेगा, तो दांतों को क्या कर देगा? वो शून्य कर देगा। नंबर 3, ठंडी चीजें, ठंडी अशिया, कारण को दूर किया जाए। देखिए बात ऐसी है, गर्म चीजें भी, गर्म चीजें भी सुन करेंगी और ठंडी चीजें भी सुन करेंगी। एक जो नॉर्मल चीज है वो सुन नहीं करेगी। जो बहुत ज्यादा गर्म चीज हो, अगर वो दांतों के संपर्क में आएगी, जैसे कि गर्म चाय पी ली या कॉफी पी ली, वो भी सुनपन करेगी। और मान लीजिए ठंडी चीजें जैसे कि आइसक्रीम खा ली, वो भी सुन करेगी। दोनों की दोनों सुन करेंगी। ठीक है, सुन करने का मतलब एक्चुअली क्या है? अगर हम मॉडर्न में ध्यान दें तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को कहीं ना कहीं ये जो है डिप्रेस करेंगी, प्रभावित करेंगी, तो उससे हल्का हल्का सा सुन्नपन आ जाएगा। और एक तीसरी चीज क्या है? जो पेट के अंदर तेजाब बन रहा है, अगर वो आ जाए, तो अतिब्बा ने उसको भी माना है कि इससे भी खुशूनत यानी कि खुरदरापन यानी कि सेंसलेसनेस यानी कि रफनेस आ जाएगी। अब इसका इलाज, इलाज क्या है? कारण को दूर किया जाए। कारण को दूर करने का मतलब ये है कि अगर कोई बहुत ठंडा पानी पी रहा है तो पीना बंद कर दे। अगर बहुत गर्म चाय पी रहा है तो पीनी बंद कर दे। अगर किसी को तेजाब वगैरह ज्यादा आ रहा है तो इस तरह की दवाई ले जिससे कि हाजमा ठीक हो और वो तेजाब बार बार बाहर की तरफ ना आए, बल्कि अंदर की तरफ, अंदर ही रहे, खाने को हजम करे, और खाने को हजम करके जो है वो बॉडी में बनने, बॉडी में लगने लायक बनाए, बार बार उल्टी की तरफ बाहर ना आए। तो यानी कि जो कारण है, कारण जो कारण है जिसकी वजह से रफनेस यानी कि जरस यानी कि खुरदरापन यानी कि खुशूनत हो रही, उस कारण को खत्म कर दो, यही इसका इलाज है। ठीक है जी। अब बीमारी नंबर 3, दांतों में पानी का लगना, दांतों की नजाकत, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टीथ, जहाब असनान। ये क्या है? दांतों में पानी का लगना, दांतों की नजाकत। नजाकत जो है, नजाकत बनावट को भी कह देते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा बनावट में आ रहा हो, उसे कह देते हैं क्या नजाकत है आपकी।
क्या शान है, कैसे चलते हैं आप, या कैसे कपड़े पहनते हैं आप, क्या नजाकत है, आपने बालों का क्या स्टाइल, क्या नजाकत बनाया हुआ है। ठीक है, क्या आपने किस तरीके से बालों को बहा लिया। नजाकत कहते हैं जब कोई चीज किसी चीज के अंदर बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कुर्ता ऐसे आ जाए कि वो तिरछा कटा हुआ हो, या गला, क्या गला ऐसे होता है वो ऐसे कटने लग जाए, तो कोई भी, क्या नजाकत, क्या शान है आपकी। सारी दुनिया ऐसे कुर्ते पहनती है, आपने कटे हुए गले के पहन लिए। यानी कि गला बनना सीधा था, आपने उसके अंदर तेजी कर दी। यानी कि हाइपर अगर कोई चीज हो जाए तो वहां नजाकत बोल देते हैं। यानी कि नॉर्मल तो नहाए धोए सब रहते हैं, अगर कोई अपने ऊपर इत्र सिर पे ही डाल ले और खूब अपना पूरा वो कर दे, जहां को जा रहे हैं धूल मिट्टी उड़ाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, लग रहा है सबको पता कि भाई भाई साहब ने तो बहुत ज्यादा सेंट अपने ऊपर डाला हुआ है, तो वो क्या नजाकत है। यानी कि जब कोई गुण उसमें एबनॉर्मल तरीके से बढ़ोतरी हो जाती है, उसको नजाकत बोल देते हैं। ठीक है, तो दांतों में पानी का लगना। ठीक है, नॉर्मली दांतों के अंदर पानी नहीं लगता है, लेकिन जब उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो दांतों में क्या होता है, पानी लगना शुरू हो जाता है। इसको हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टीथ, यानी कि जो सेंसेशन है, जो महसूस करना होता है वो बढ़ जाए, हाइपर सेंसिटिविटी इसको कहते हैं। ये वो बीमारी है जिसमें दांत ठंडी या खट्टी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठंडी और खट्टी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, दांतों का महसूस करना बढ़ जाता है। यानी कि अगर ठंडी चीज लेंगे तो वो मरीज को इतनी ज्यादा ठंडी लगेगी कि मरीज परेशान हो जाएगा, या खट्टी चीज खाएगा तो मुंह में बस ऐसे मुंह बनाएगा, वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ रही है। मान लीजिए जैसे इमली को मुंह में रख लिया, तो इमली क्या करेगी, एकदम आदमी जो है आंख बंद करके जो है चस्कारे मारेगा एकदम लंबे लंबे खींच के। तो क्या होता है, वो सेंसिटिविटी को टच कर रही है। तो अगर आदमी हल्की खट्टी चीज को भी ऐसे ही करने लग जाए, तो या मतलब ये, जैसे इमली को रख करके आदमी जो है चूसता है, अगर ऐसे ही किसी हल्की खट्टी चीज को भी करने लग जाए, तो इसका मतलब उसकी जो सेंसेशन बढ़ गई, सेंसेशन है, जो महसूस करना है वो बढ़ गया है, या यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी उसके अंदर पैदा हो गई है, यानी कि हाइपर सेंस हो गया है। इसकी वजह क्या है, गर्म या ठंडी चीजें। ठीक है, से दांतों की सेंस बढ़ जाती है। देखिए कमाल की बात यह है कि गर्म और ठंडी चीजों से दांतों की सेंस बढ़ भी जाती है और दांतों की सेंस घट भी जाती है। ठीक है, अब इलाज क्या है, इलाज कारण को दूर किया जाए, मतलब जो भी कारण हो बस उस कारण से दूर हो जाए तो आराम हो जाएगा। गर्म और ठंडी चीजों से बचा जाए। दूसरा क्या है, क्योंकि एकदम तो आराम नहीं होगा, अगर किसी को दांत जो है लगने लगे हैं, ठीक है, ठंडा खट्टा मीठा लगने लगा है, तो एकदम तो आराम नहीं होगा। तो यूनानी इलाज ये है कि रोगने गुल, ये एक तेल होता है रोगने गुल, इसमें क्या मिलाते हैं, काफूर, काफूर, कपूर को काफूर बोलते हैं, और संदल, संदल चंदन को बोलते हैं। ठीक है, चंदन को घिस करके और काफूर को पिघला करके, और वो किस में मिला देते हैं, रोगने गुल, और उसको करके फिर दांतों पे उंगली से फेरते हैं, मालिश करते हैं। उससे क्या होता है, जो सेंसिटिविटी होती है, जो बहुत ज्यादा महसूस होना होता है, वो आराम आराम से खत्म हो जाता है, नॉर्मल जो है दांत जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। क्या क्या, रोगन गुल आराम से कहीं से भी पंसारी की दुकान से मिल जाता है, उसके अंदर कपूर डाल देते हैं, कपूर, और काफूर बोलते हैं कपूर को, और उसके अंदर चंदन डाल देते हैं घिस करके, और उसको फिर जो है दांतों में, उसके अगर ज्यादा महसूस हो रहे हो, ठंडा गर्म लग रहा हो, उसी को हाइपर सेंसिटिविटी, दांतों दांतों की नजाकत बोलते हैं, ठंडा गर्म लगना। तो फिर उसको जो है क्या करते हैं, मालिश करते हैं, और उससे क्या होता है, महसूस जो है वो कम हो जाती है। अब एक चीज क्या है, चौथा नंबर, एक बीमारी है चौथा नंबर, इस बीमारी का नाम पूछा जाता है। ये जो दांतों की नजाकत है, इसका नाम ज्यादातर नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसके नाम में असनान आता है। ठीक है, जहाब असनान, इस चूंकि इसके नाम में असनान आता है, तो सीधी सी बात है, कोई भी इसको समझ लेगा कि भाई ये क्या चीज है, ये तो दांतों का लगना है, खट्टा मीठा लगना है, ठंडा ठंडा खट्टा खट्टा मीठा लगना है, तो इसे ऐसी चीज नहीं पूछते। एग्जामिनर हमेशा कुछ अलग पूछता है। उसका पूछने का मतलब ये भी नहीं होता कि वो बहुत खास चीज पूछे, उसका मतलब ये होता है कि इसने पढ़ा है या नहीं, इस चीज को चेक करना सिर्फ। ठीक है, कई जगह वो अच्छी चीज, इस तरह के भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं कि उसका उनका मतलब ये होता है कि वो ये देख ले कि भाई बच्चा कितना, तो क्वेश्चन पेपर कई कई एंगल से, कई कई दृष्टिकोण से बनता है, उसमें सब कुछ चेक किया जाता है, एक बच्चे ने पढ़ा है या नहीं, एक बच्चा होशियार है या नहीं, सारी चीजें देख करके बनता है, तो उसमें ये भी चीज होती है एक। दांतों पर मैल का जमा हो जाना, दांतों पर मैल का जमा हो जाना, इसको क्या कहते हैं, हिफ्र व कलाह बोलते हैं, दांतों पर मैल का जमा हो जाना।
हिफ्र व कला। एक होता है तलकिया, तलकिया यानी कि अभ्रक जैसा हो जाना। एक होता है तगय्युरुल अलवान, तगय्युर कहते हैं बदलने को, अलवान कहते हैं रंगों के, रंगों का बदल जाना। एक होता है दांतों के ठीकरे। अब देखिए ये जो सबक है जो हम पढ़ रहे हैं, जो लेसन है, ठीक है, ये जो पाठ है, इसका सारा का सारा सारांश इसके नाम में दे दिया। जो हिफ्र व कला है, इसका मतलब क्या होता है, पेट से कुछ इस तरह के जो मैदा है हमारा, जो मैदा है और आते हैं, उनसे कुछ इस तरह के बुखारात उठते हैं, इस तरह के बुखारात उठते हैं, उरूक के जरिए से मुंह में आ जाते हैं, और मुंह में आकर के वो ठीकरे की तरह जम जाते हैं। एकदम नहीं जमते वो, थोड़ा 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 पेट से जो है मैदे आते रहते हैं, जमते रहते हैं, आते रहते हैं, जमते रहते हैं, और वो आकर के क्या करते हैं, मुंह में जम जाते हैं अंदर की तरफ, वो ठीकरे से हो जाते हैं। और वो इतने ठीकरे से हो जाते हैं कि जब कभी वो दांत से हट जाते हैं तो उनको तोड़ना आसान नहीं होता, वो बहुत मुश्किल टूटते, यानी कि इतने टफ हो जाते हैं कि अगर उनको हाथ में लेकर के हाथ में चुभाया जाए तो खून निकाल दें। हड्डी जैसे टफ होते हैं वो, बिल्कुल एकदम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हफ्र वकला। कैसे होता है, जो आंतों और पेट की, जो आंतों और पेट से जो निकल रही है, जो एक गैस निकल रही है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जो एक गैस वो लगातार दांतों से लग के वो चिपकती रहती है, चिपकती रहती है, और हफ्र वकला हो जाता है। और ये इतना इतना ताकतवर होता है, ये जो मैल जमा होता है अंदर, जो बुखारात से पेट के और आंतों के बुखारात से होता है, इतना होता है कि वो एक हड्डी सा बन जाता है, बिल्कुल लकड़ी सा बन जाता है। उसको हफरवा कला बोलते हैं। उसको तोड़ना आसान नहीं होता। एक दूसरा होता है तलकिया, तल्क बोलते हैं अबरक को। जैसे कि आप लोगों ने गंधक देखी होगी, फिटकरी देखा होगा, फिटकरी देखी होगी, नमक देखा होगा, ये क्या चीजें हैं, ना तो ये पेड़ पौधों से तैयार होती, जितनी चीजों का मैंने नाम लिया है, और ना ये जीव जंतुओं से मिलती। फिटकरी हुआ, फिटकरी पेड़ पौधों से नहीं मिलती, ठीक है, ना गंधक मिलती, ना नमक मिलता, और ना ये चीजें जो हैं जानवरों के शरीर में से काट फाट के निकाली जाती। ये चीजें कहाँ से मिलती, ये चीजें हमें पहाड़ से, मिट्टी से, समंदर से, मतलब मिट्टी मिट्टी वगैरह से मिलती है। इनको बोलते हैं जमादात। ठीक है, तो जो तल्क है, तल्क बोलते हैं अभ्रक को। अभ्रक भी इसी तरीके से है, जमादात में से ही है, हजरियात में से ही है, यानी कि वो दवाई है जो कि मिट्टी पत्थर वगैरह से मिलती है, उन्हीं में से है अभ्रक भी। और अभ्रक जो है उसको यूनानी में तल्क बोलते हैं। और अभ्रक भी ऐसा ही है, जैसे नमक होता है, फिटकरी होती है, गंधक होती है, ना तो ये पेड़ पौधों से मिलती, ना ये जानवरों से मिलती, ये मट्टी में से, पहाड़ों में से खुदाई वुदाई करके, या फिर जैसे मतलब आ, नमक है वो समंदर से तैयार किया जाता है, जाहिर सी बात है वो भी मिट्टी से ही तैयार हो रहा है। ठीक है, मिट्टी मतलब समुद्र के पानी से ही तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये मिट्टी पत्थर पानी वगैरह, इन चीजों से, यानी कि कुदरती चीजों से इनसे मिलके बनती है। तो ऐसे ही एक चीज होती है अबरक। अबरक को आप ऐसे समझ लीजिए जैसी फिटकरी, होता है अलग चीज है। ठीक है, तो दांत जो है वो अबरक की तरह हो जाते हैं, तल्क भी अबरक को कहते हैं। तो जब दांत अबरक जैसे हो जाते हैं उसको तलकिया बोलते हैं। ठीक है, अबरक जैसा पदार्थ यानी कि गाढ़ा बलगम, ठीक है, कीच जैसा बलगम, गाढ़ा बलगम, जब आराम आराम से दांतों पे चिपकता रहता है तो वहां पे भी क्या होता है, मैल जमा हो जाता है। लेकिन ये जो मैल होता है ये इतना टाइट नहीं होता कि चुभे बाद में, मतलब ये अगर इसको आराम से तोड़ते हैं तो टूट टूट जाता है। जो हफरवा कला है वो भी मैल है, वो पेट के और आंतों के बुखारात से बनता है, और उरूक के जरिए यानी कि वेसल्स के जरिए आता है। इसको आप वेसल्स को जो है, उरूक को आप ईसोफेगस समझ सकते हैं, क्योंकि ईसोफेगस भी एक क्या है, नली है। ठीक है, और जो अभ्रक है वो बलगम से, कीच वाले बलगम से, गाढ़े बलगम से पैदा होता है। ठीक है, लेकिन जो तलकिया है वो आराम, फर्क इनमें यही है, जो तलकिया है वो आराम से टूट जाता है। ठीक है, और जो हिफ्रवा कला है वो टूटता नहीं है, टफ होता है। और जो हिफ्रवा कला है वो पेट के और आंतों के बुखारात से पैदा होता है, और वो बुखारात उरूक के जरिए, अब वो उरूक क्या है इसका कहीं जिक्र नहीं दिया हुआ है, ईसोफेगस है या कोई आर्टरी है या वेन है, क्या चीज है, कुछ नहीं लिखा हुआ। उरूक के जरिए से दांतों में पहुंचता है, ये हिफ्रवा कला के लिए है। और जो तलकिया है, यानी कि जो अभ्रक जैसे बनते हैं, वो कैसे बनते हैं,
वो कीच जैसा बलगम, यानी कि गाढ़ा बलगम जो इंसान कई बार इंसान को उठता है, उससे बनते हैं। और ये जो बलगम वाला जो मैल है, ये टूट जाता है, यानी कि जो तलकिया है वो टूट जाता है। और वो हिफ्र व कलाह जो है ये टूटता नहीं है, सख्त होता है। इनके इलाज क्या है? वो पदार्थ, मादे जो दांतों पर चिपक जाते हैं, उनको जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। जो मादे चिपक जाते हैं, जैसे कि पेट में अगर मादे हैं जो कि बुखारात बनकर दांतों पे चिपकने हैं, या बलगम है गाढ़ा जो कि तलकिया बनना है, उनको निकाल देते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, दवाई वगैरह देते हैं। उदाहरण कैसे उतारेंगे? जाली, यानी कि जाली कहते हैं सफाई करने वाली को, यानी कि सफाई करने वाली दवाई को जाली बोलते हैं। जिस्म की सफाई वाली दवाएं देते हैं। जिस्म का मतलब मुंह या पेट, इनको सफाई करने वाली दवाई देते हैं। कौन सी होती है? कफे दरिया। एक दवा है जिसका नाम है कफे दरिया। कफे दरिया का क्या मतलब है? कफे दरिया को इंग्लिश में बोलते हैं कैटल फिश बोन। ठीक है, एक मछली है, मछली की रीढ़ की हड्डी होती है। जो मछली की रीढ़ की हड्डी होती है, वो हड्डी, उसको बोलते हैं कफे दरिया। और जितने भी मंजन बनते हैं, तकरीबन सब में ये हड्डी डलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैटल फिश बोन। इसका जो है मुंह की सफाई में, यानी कि दांतों को साफ रखने में बहुत अच्छा योगदान। ठीक है, ज्यादातर मंजनों में ये दवाई मिलाई जाती है। ये एक मछली की कमर की हड्डी होती है। गेहूं का शीरा, पीसे हुए गेहूं के पानी को सिलबट्टे पर क्या करते हैं? जैसे गेहूं होता है, गेहूं को सिलबट्टे पे, जिस तरह सिलबट्टे पे मसाले पीसते हैं, तो गेहूं को सिलबट्टे पे पीसते हैं पानी डाल करके, तो वो क्या हो जाता है? वो ऐसा बन जाता है जैसे दूध। तो जब वो दूध जैसा बन जाता है, मान लीजिए गेहूं को जो है सिलबट्टे पे पीस रहे हैं, तो वो कैसा बन जाता है? जैसा दूध। तो वो जो दूध सा बन गया, उसको हथेली पे चम्मच से लिया और उससे दांत में अगर करेंगे, तो उससे जो है, जो हिफ्र व कला है, जो तलकिया है, ये साफ हो जाता है। इसको गेहूं का शीरा बोलते हैं। कैसे तैयार होता है? गेहूं को सिल के ऊपर पीसने से। समझ में आई? जी। अब मैं एक चीज यहाँ आपको और को ये बता देना चाहता हूँ, हिफ्र व कला से पहले, चलिए मैं बाद में बताऊंगा उसको, अगले 5वां पॉइंट पढ़िए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मेरे ध्यान आ गया था, इसलिए बताना चाह रहा था, लेकिन मैं इसको पूरा करके अभी 10 मिनट के बाद बताऊंगा। एक चीज क्या होता है? शरीर, शरीर उल असनान, यानी कि दांतों का बजना। 5वें नंबर की बीमारी है, 5वें नंबर का पॉइंट है शरीर उल असनान, दांतों का किटकिटाना। आपने देखा होगा कई बच्चे रात में सोते टाइम जो है, वो ऐसे ऐसे उनके जो है ना, मतलब आप ऐसे रगड़े घिसर खाते हैं ऊपर वाले और नीचे वाले दांत। तो माएँ क्या कहती हैं? इसके पेट में जूने हैं, इसके पेट में कीड़े हैं, और मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, इसको जूनों की या कीड़ों की दवाई दिलवा के लाऊंगी। और ये काफी दिन से क्या कर रहा है? इसके दांत किटकिटा रहे हैं, बज रहे हैं इसके दांत। तो उसको क्या बोलते हैं? शरीरुल असनान, दांतों का बजना या दांतों का किटकिटाना। इस बीमारी में मरीज के दांत बजते या किटकिटाते हैं। इस बीमारी में बच्चों की आंतों में कीड़े, जून, कद्दूदाने वगैरह होते हैं। बच्चों में क्या होता है? आंतों में कीड़े होते हैं। और बड़ों में क्या होता है? बड़ों में ये बीमारी एपोप्लेक्सी, सक्ता, यूनानी में सक्ता बोलते हैं, एक बीमारी है एपोप्लेक्सी, जिसमें मरीज जो है बेहोश हो जाता है। सरा, मिर्गी, मिर्गी का दौरा पड़ जाए, तो जब मिर्गी का दौरा पड़ेगा, जबड़ी एकदम भिज जाएगी और झाग निकलने शुरू हो जाएंगे, और दांत जो है वो आपस में रगड़ा खाएंगे, घस्सा खाएंगे। तो बड़ों में क्या होता है? जब सक्ता हो जाए, सक्ता भी इसी तरह की बीमारी है, उसमें मरीज बेहोश होता है, और दोनों जबड़े आपस में वो करते हैं, कई बार जीभ भी कट जाती है। ठीक है, और थूक निकलने लग जाता है। और इसी तरीके सरा यानी मिर्गी में होता है। और मरोड़ यानी कि तशन्नुज, या फिर जबड़ों में मरोड़ हो जाए, उसमें उसे किचकिची खाने लग जाए आदमी। तो छोटे बच्चों में कब होगा? जब वो सोते हुए होंगे रात में, और जब उनके पेट में जो है जूने होंगी, केंचुए कद्दू दाने होंगे। और बड़ों को कब होगा? जब या तो उनको मिर्गी हो, या तो उनको मिर्गी हो, या उनको सकता हो, या उनको मरोड़ आ जाए। ठीक है, अजबाई वगैरह आती है उसमें। ठीक, इसकी कारण क्या है? जबड़े की मांसपेशियों यानी कि अजलात में तनाव पैदा करने वाली रियाह हवा का जम जाना। जो जबड़े के मसल्स होते हैं, इनके अंदर रियाह जम जाती है, यानी कि तनाव पैदा करने वाली हवा जम जाती है, जैसे नौरीन को जम रही है अभी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें
रिया, इसमें रियाह जम जाती है जबड़ों में। जबड़ों में क्या जम जाती है? रियाह जम जाती है। इसका इलाज क्या है? अयारिज, एक दवाई है अयारिज। अयारिज के द्वारा दिमाग और सिर के एबनॉर्मल मादों को खारिज यानी कि निकाला जाता है। ये जो सारी कंडीशन होती है, जो सकता होता है, अजबाई होती है, मरोड़ होती है, सरा मिर्गी वगैरह होती है, इसमें सब में क्या होता है? इसमें जबड़ों की जो मांसपेशियां हैं, जो अजलात है, मांसपेशियों को यूनानी में अजलात कर, इनके अंदर जो है इस तरह की रूह या इस तरह की रियाह भर जाती है कि उसको निकालने के लिए मरीज जो है वो दांत कच कचाने लग जाता है। तो कुछ ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे कि ये जो रूह है, यानी कि ये जो अरवा है, ये जो रिया है, ये जो रिया है ये निकल जाए। ठीक है। काबिज दवाएं देंगे जिनसे सख्ती पैदा हो जाएगी मसल्स के अंदर, और ये जो रियाहे हैं ये बाहर निकल जाएंगी। या फिर क्या करेंगे? खुशबूदार रोगनियात यानी कि खुशबू वाले तेल देंगे। ठीक है। और उससे खुशबू वाले तेल से क्या करेंगे? सिर की मालिश करेंगे, जिससे कि जबड़ों की अजलात के अंदर जो रियाह भर गई है, रियाह का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनानी है, प्योर यूनानी है, इंग्लिश से इसका कोई लेना देना नहीं है, इंग्लिश में कोई रिया बिया नहीं होती। तो जो रिया घुस गई है जबड़ों की अजलात में, मसल्स में, जब खुशबूदार तेल से सिर की मालिश की जाएगी तो सिर की मालिश से वो रिया निकल जाएगी। ठीक है। या फिर काबिज दवाई देंगे जिससे कि जो जबड़े की मसल्स है, इससे क्या होता है, जबड़े की मसल से जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, रिया निकल जाती है, और जो दांतों का किचकिचाना है वो बंद हो जाता है। नंबर 6, दांतों में खुजली का एहसास होना। इसको हिक्कतुल असनान भी कहते हैं। इसका नाम पूछा पूछा नहीं जाता क्योंकि इसके अंदर असनान आया है। ठीक है। ऐसे पानी जिनमें गंधक हो, नमकीन, खारे हो, ठीक है, पानी मतलब नमक हो, ऐसे पानी को पीने, ऐसे पानियों को रद्दी पानी, रद्दी यानी कि खराब पानी कहते हैं। ठीक है। और ऐसे पानी मसूड़ों में और दांतों में खुजली पैदा कर देते हैं। ठीक है। इसकी वजह क्या है? रद्दी पानी पीने से। और इलाज क्या है? ऐसे पानी को ना पिया जाए, यानी कि ऐसे पानी को पीना छोड़ दिया जाए। इसका अगर पूछते हैं तो सिर्फ सबब पूछ लेते हैं रद्दी पानी पीने से, यानी कि खराब पानी पीने से। अब मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था जिसका मैंने बीच में जिक्र किया था, वो ये है कि एक तो होता है जरस, यानी कि दांतों का खट्टा हो जाना, और एक होता है जहाब असनान। तो जो जरस है, जरस का तो नाम पूछ लेते हैं कि ये किसकी बीमारी है, और कई बार ये पूछ लेते हैं कि जरस और जहाब असनान यानी कि दोनों दोनों में फर्क क्या है। क्योंकि दोनों जो कंडीशन है, मतलब सुन हो जाना, ठीक है, यानी कि खट्टा हो जाना यानी कि जरस, और ज्यादा महसूस होने देना, दोनों उल्टी उल्टी चीज है। एक तो बिल्कुल सुन हो जाए, कैसा भी महसूस ना हो। एक ये है कि थोड़ी चीज भी ज्यादा महसूस हो। जो बिल्कुल महसूस ना हो वो जरस है, यानी कि बिल्कुल ही महसूस होना बंद हो गया। ठीक है। खुशूनत यानी कि खुरदरापन आ गया, मुंह में पता ही नहीं क्या चीज मुंह में रखी हुई है। ठीक है। और एक चीज ये है कि बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो दोनों ही जो है वो ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी से होता है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है, जो जरस है उसके अंदर जो सेंसिटिविटी है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, जरस के अंदर कम हो जाती है। और जो जहाब असनान है इसके अंदर जो सेंसिटिविटी होती है, यानी कि महसूस करने वाला जो मामला होता है वो बढ़ जाता है। इन दोनों में फर्क ये है। अब ये पूरा हो गया है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। एक सवाल कम से कम नहीं तो दो या तीन आने चाहिए, और वो आप पहली नजर में करें। अब जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। देखो इम्पोर्टेंट इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट इसमें है दांतों के दर्द का पहली वजह, यानी कि सूए मिजाज, हार मार, तब ये कई बार पूछा हुआ है। ठीक है। दूसरा क्या पूछते हैं? इसका इलाज पूछ लेते हैं, तिरिया के असनान है। तीसरी चीज क्या पूछते हैं? जो जरस है, जरस का नाम पूछ लेते हैं कि ये किस उजू की यानी कि कहाँ की बीमारी है। ठीक है। उसके बाद हिफ्र व कलाह को पूछ लेते हैं कि ये किस उजू की यानी कि कौन से ऑर्गन की बीमारी है। मैंने स्टार बना दी है लाल पेन से हर जगह। उसके बाद एक कई बार ये भी पूछते हैं कि जो हिफ्र व कला है, हिफ्र व कला यानी कि दांतों के अंदर इस तरह का मैल जमा हो जाए जिससे क्या होता है, जो बहुत सख्त होता है। इसमें दांत जो है किस तरह के हो जाते हैं? तो हिफ्र व कला में दांत पीले हो जाते हैं यानी कि जर्द हो जाते हैं, काले हो जाते हैं यानी कि सियाह हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं यानी कि सब्ज।
सब्जी जिसे हम सब्जी कहते हैं, हरी सब्जी, सब्जी से अगर जी हटा लो, सब्ज रख दो, तो सब्ज के माने होता है हरी। यानी कि सब्जी का माना होता है हरी चीज। सब्जी जिसे हम खाते हैं, एक्चुअली सब्जी का मतलब होता है हरी चीज। हम सब्जी लेने जाते हैं ना दुकान पे, गोभी हो गए, भिंडी हो गई, जो भी है, तो सब्जी का मतलब क्या होता है? सब्जी का मतलब होता है हरी चीज। सब्ज के माना होता है हरे रंग। तो जब हिफ्र व कला होगा तो रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा, काला हो जाएगा, या हरा हो जाएगा। पीले को जर्द बोलते हैं, काले को स्याह बोलते हैं, हरे को सब्ज बोलते हैं। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका रंग पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि हिफ्र व कला को तोड़ना आसान होता है या नहीं, आसान नहीं होता है, ये पॉइंट पूछ लेते हैं। कई बार इसका कारण पूछ लेते हैं। वो गाढ़े और नम यानी कि गलीज वतर पदार्थ जो स्टमक और अमा यानी आंतों से मुंह में दांतों तक पहुंचते हैं वेसल्स के जरिए से, वेसल्स के द्वारा, और दांतों और मसूड़ों पर जमकर ठीकरे जैसे बन जाते हैं, जैसे हांडी के ठीकरे होते हैं। इसको हिफरवा कला बोलते हैं। तो हिफरवा कला में ध्यान क्या रखना है कि पेट से चल रही है मादे, मादे पेट से चल रहे, आंतों से चल रहे हैं, और उरूक के जरिए से दांतों में चिपक रहे हैं, और ये बहुत टफ होते हैं। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो तलकिया है, क्या उसको, तलकिया को तोड़ना आसान होता है? जी हाँ, तलकिया जो मैल है, दांतों का मैल, उसको तोड़ना आसान होता है, हिफरवा कला को तोड़ना मुश्किल होता है। ये चीज पूछ लेते हैं कई बार। जी, कई बार जो दांतों की खुजली है उसकी वजह पूछ लेते हैं, रद्दी पानी पीने से। लेकिन एक चीज मुझे इंपॉर्टेंट और भी लगती है, मुझे इंपॉर्टेंट ये लगता है कि कहीं ये ना पूछ लिया जाए कि कौन से दांत कितने होते हैं, या किस दांत को यूनानी में क्या कहते हैं। तो इसको देख लेना। सेंट्रल इंसीजर 4 होते हैं, इनको सनाया बोलते हैं। लेटरल इंसीजर 4 होते हैं, इसको रुबाई बोलते हैं। कैनाइन जो है, जो कीले होते हैं, एक इधर एक इधर, ऊपर नीचे 4 हो गए, ठीक है, इनको अनियाब बोलते हैं। इनका यूनानी नाम भी देख लेना और इनकी गिनती भी देख लेना, ठीक है। सेंट्रल इंसीजर 4 होते हैं, लेटरल इंसीजर 4 होते हैं, कैनाइन भी 4 होते हैं, ठीक है। एक चीज होती है दाढ़, ये जो पीछे जाड़ हो गई, ठीक है, 4 इधर हो गई, 4 इधर, कितनी हो गई? 8। और 4 ऊपर, 4 4 ऊपर, इस साइड 4, तो कितनी हो गई? 8 8 16, ठीक है। 8 नीचे, 8 ऊपर, जाड़ हो गई। इन 8 में से जो है, 4 तो प्रीमोलर होती हैं और 4 मोलर होती है। जो प्रीमोलर होती है उनको तवाहन बोलते हैं, जो मोलर होती है उनको चक्की बोलते हैं। और सारियों को मिलाकर के अगर पूछा जाए तो इनको अजरास, दाढ़ या जाड़ कहते हैं। ये चीज, ये पॉइंट भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक ये चीज देख लेना कि असनान के मैंने दांतों के होते हैं और सिन के मैंने दांत के होते हैं, इस चीज को देख लेना। और प्लीज प्लीज प्लीज, जो अब ये मैं रिकॉर्डिंग जो आपको डालूंगा, इसको ऑनलाइन जरूर देख लेना। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं,